दोस्तों स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से एडू आवर के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। दोस्तों हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं आपके साथ हूं टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको विविध जो स्टेट टैट जो एग्जाम है उनमें आए हुए क्वेश्चंस हमने यहाँ पे शामिल किए हैं और ये ऑल इंडिया में टैट जो एग्ज़ाम होती है, टैट जो एग्ज़ाम है उन सभी से संबंधित ये क्वेश्चन है। बस तो दोस्तों फटाफट से हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको दोस्तों 20 सेकंड का समय मिलेगा। यहाँ 20 सेकंड में आपको आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो लेते हैं हमारा पहला आज का क्वेश्चन। टाइम मैंने शुरू कर दिया। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए दोस्तों। क्या इसका आंसर होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों इनमें से वो कौन है जो निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आपको लिख देना है कि कौन है वो। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिए। टाइम आपका समाप्त हो चुका है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जो निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं फटाफट से। टाइम मैंने शुरू कर दिया। कृषि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए मुगल कालीन स्रोतों में से कौन सा विशेष उपयोगी है? तो फटाफट से आपका टाइम तो शुरू हो चुका है। कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लिख दीजिए कि कौन होगा इनमें से राइट आंसर। अकबरनामा, आईन अकबरी, शाहनामा या तारीख फरिश्ता। कृषि से संबंधित जानकारी आपको बताना है कि कहाँ कौन से इस संदर्भ में ली गई थी। अकबरनामा, आईन अकबरी, शाहनामा या तारीख फरिश्ता। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं यहाँ पे मुगल कालीन स्रोतों में, तो यहाँ पे कृषि से संबंधित जो जानकारी है ना दोस्तों, ये हमें मिलती है आईन अकबरी में। ठीक है, आगे लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है हमने जो आज लिए हैं, ये विविध राज्यों की जो टैट एग्जाम होती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो बोलते हैं या टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो बोलते हैं, उस टैट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हमने यहाँ पे शामिल किए हैं। ठीक है, तो आरा और जगदीशपुर से संबंधित जो व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वो कौन है? उनमें त्याता टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह व नाना साहब। दोस्तों यहाँ आरा और जगदीशपुर से संबंधित जो प्रधान थे वो थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में आरा व जगदीशपुर की ओर से लड़ाई लड़ी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा द्वीप मूंगे से बना है? वाह, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हमारे भारत की ज्योग्राफी से रिलेटेड है। मूंगा से निर्मित द्वीप आपको बताना है कि मूंगे से निर्मित द्वीप कौन सा है। सिलोन, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और मेडागास्कर। फटाफट से आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए मूंगे से, या हम कह सकते हैं प्रवाल से। तो प्रवाल या मूंगा से निर्मित जो द्वीप है वो है इनमें लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडल गर्म होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। टाइम मैंने इसके लिए शुरू कर दिया है कि हमारा जो वायुमंडल है वो गर्म कैसे हो जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको आंसर देना है कि वायुमंडल सूर्य की सीधी किरणों से गर्म होता है, या पार्थिव विकिरण से गर्म होता है, या पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी होती है उससे गर्म होता है, या ज्वालामुखी गतिविधियों से गर्म होता है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि इनमें से जो हमारा वायुमंडल है उसके गर्म होने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों वायुमंडल जो गर्म होता है वो पार्थिव विकिरण, या हम कहते हैं सूर्य की विकिरण से ये गर्म होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले पत्थरों पर शिलालेख किस भाषा में थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे टाइम मैंने शुरू कर दिया है कि प्रारंभ में जो पत्थरों पे शिलालेख मिलते हैं वो कौन सी भाषा से संबंधित है। प्राकृतिक, पाली, संस्कृत या ब्राह्मी। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि आज इसका आंसर क्या होने वाला है। सबसे पहले पत्थरों पर शिलालेख किस भाषा में मिले थे? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। कौन सी भाषा में शिलालेखों का पता लगा था? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है प्राकृतिक भाषा। प्राकृत भाषा में पत्थरों पर शिलालेख प्रथम बार प्राप्त हुए थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? टाइम मैंने शुरू कर दिया है। आपको आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या आंसर होगा कि ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन है।
नाइट्रस ऑक्साइड है या मीथेन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या उपयुक्त सभी है? ओके, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों यहाँ पे सभी की सभी जो गैसें हैं वो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। वे सभी गैसें जो वायुमंडल को गर्म कर देती हैं, उन सभी गैसों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान है। विश्व तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान बताना है दोस्तों। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। टाइम मैंने शुरू कर दिया है आपका। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दो कि कौन सा है स्थान हमारे भारत का विश्व तंबाकू उत्पादन में। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। कौन है वो स्थान जो है हमारे भारत के लिए तंबाकू उत्पादन में विश्व के संदर्भ में? टाइम यहाँ पे खत्म हो गया है हमारा। तो राइट आंसर है विश्व तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान है दोस्तों दूसरा, और पहला होता है चीन का। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? टाइम मैंने शुरू कर दिया है। आपके पास मात्र 20 सेकंड हैं। इनमें 20 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है। फटाफट से दोस्तों इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं सर्वाधिक उपजाऊ मृदा की, तो जलोढ़, शुष्क, लाल या लेटेराइट, इनमें से कौन सी वो मिट्टी है जो कि सर्वाधिक उपजाऊ है? टाइम यहाँ पे आपका समाप्त हो चुका है। तो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा में से है दोस्तों जलोढ़ मृदा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित भाषाओं में से किसका प्रयोग सम्राट अशोक की राज आज्ञा के लिए किया गया है? टाइम मैंने शुरू कर दिया है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि अशोक ने जो अपनी राजाज्ञाएं जारी की हैं वो कौन सी भाषा में जारी की हैं? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या हिंदी में? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना है कि कौन सी भाषा में राजाज्ञा जारी की गई है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर लिख दीजिए। टाइम आपका हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं सम्राट अशोक की, तो सम्राट अशोक ने प्राकृत जो भाषा है, इस प्राकृत भाषा में क्या किया है? अपने जो राजाज्ञा हैं उनका प्रकाशन करवाया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकबर के शासनकाल में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत से एग्जाम में आ चुका है, दहसाला बंदोबस्त, 10 साला बंदोबस्त, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये इस बंदोबस्त को डेवलप करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम बताना है आपको। मुजफ्फर खान तुर्बाती, अब्बुल फजल, मान सिंह टोडरमल। टाइम मैंने शुरू कर दिया है। दहसाला बंदोबस्त प्रणाली कौन जाना जाता है दहसाला पद्धति के लिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत से एग्जाम में आया हुआ है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। दहसाला बंदोबस्त के लिए कौन जाना जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, ये राजा टोडरमल जो हैं दहसाला बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित परिणामों में से कौन सा हरित क्रांति के परिणामों से मेल नहीं खाता? तो यहाँ पे दोस्तों हम एक एक को पढ़ते हैं और इसको करेक्ट या इनकरेक्ट करते जाते हैं। नई तकनीक के कारण कृषि उत्पादक में अपार वृद्धि हुई है, ये तो सही है। दूसरा, हरित क्रांति के फलस्वरूप समृद्ध किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है, बिल्कुल हुई है। हरित क्रांति मुख्यतः छोटे व निर्धन किसानों के लिए लाभदायक नहीं रही, ये रॉन्ग आंसर है दोस्तों, है ना, ये आंसर रॉन्ग है। हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत में पहली बार खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है, तो ये पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा यहाँ पे करेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना बतानी है दोस्तों। टाइम मैंने शुरू कर दिया है, इजी क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर अपना लिख दीजिए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद थे, या राजा राम मोहन राय थे, या दादा भाई नौरोजी थे? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों राइट आंसर जो है इसका वो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? राज्यसभा
कि कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है? टाइम फटाफट से निकल रहा है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या आंसर होगा कि राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और आपका टाइम समाप्त हो चुका है दोस्तों। राइट आंसर है यहाँ पे 12। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ऑल इंडिया में, जितने भी टेट एग्जाम होते हैं वहां से ये कलेक्ट किए हैं और हमेशा हम इसी तरह के ऑल क्वेश्चन लेकर आएंगे। ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं, सभी से रिलेटेड जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। कंटिन्यू आगे, विश्व में सर्वाधिक अवसाद वाली नदी कौन सी है? टाइम मैंने शुरू कर दिया। आपको ये बताना है कि कौन सी नदी है जो अपने बहाव के साथ सबसे ज़्यादा अवसाद, या जिसको हम अवशिष्ट बोलते हैं, कचरा पट्टी, अवसाद बहा कर लाती है। अमेजोन है, नील है, ब्रह्मपुत्र है या गंगा है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए कि सर्वाधिक अवसाद या तलछट, सर्वाधिक तलछट बहा कर लाने वाली नदी कौन है? इनमें से वो कौन है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। अमेजन है या नील है या ब्रह्मपुत्र है या गंगा है? तो राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र अपने साथ सबसे ज़्यादा अवसाद बहा कर लाती है और दोस्तों इसी अवसाद के जमाव के कारण ब्रह्मपुत्र में कई बड़े छोटे द्वीपों का निर्माण हुआ है। उनमें आप जानते हैं कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा मानव बसाव वाला नदीय द्वीप है और उमानंदा विश्व में मानव बसाव वाला सबसे छोटा नदीय द्वीप है। आगे क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य की दूरी कितनी है? टाइम मैंने शुरू कर दिया है। फटाफट से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी कितनी है? 4.8 लाख किलोमीटर, 3.84 लाख किलोमीटर, 3.40 लाख किलोमीटर, कितना है? यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच की जो औसत दूरी है वो कितनी है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। यहाँ दोस्तों सूर्य और चंद्रमा के बीच है करीब 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी व सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? टाइम मैंने शुरू कर दिया है दोस्तों। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। कई बार इजी क्वेश्चन, हमारे इतने इजी क्वेश्चन गलत होते हैं कि एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद हम सिर पीटते हैं, यार ये इतना इजी क्वेश्चन गलत हो गया। तो पृथ्वी व सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर देना है। एपीहीलियन, पेरीहीलियन, एपोजी या पेरिजी? तो दोस्तों राइट आंसर होता है यहाँ पे एपीहीलियन। एपीहीलियन कहते हैं, पेरीहीलियन कहते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी, एपोजी कहते हैं सूर्य और चंद्रमा के बीच अधिकतम दूरी, और पेरिजी कहते हैं पृथ्वी और चंद्रमा ना, एपोजी कहते हैं पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अधिकतम दूरी और पेरिजी कहते हैं पृथ्वी और चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन, वाओ दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि कौन सा राजा था, कौन सा शासक था जिसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त? फटाफट से आंसर देना है कि भारतीय नेपोलियन कौन कहलाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिए कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। टाइम आपका समाप्त हो चुका है दोस्तों। भारतीय नेपोलियन कहलाता है समुद्रगुप्त। ठीक है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि भारतीय नेपोलियन हम किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाज पक्षी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? टाइम मैंने शुरू कर दिया है कि आपको ये बताना है कि बाज पक्षी बनाया गया था किस मुगल शासनकाल में। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आप लिख दीजिए। अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, इनमें से किसके काल में ये बनाया गया था? अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। टाइम आपका समाप्त हो गया है। यहाँ पे दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो अकबर, बाबर, हुमायूं और जहांगीर में से ये जो राइट आंसर है वो है जहांगीर। जहांगीर के काल में बाज का चित्र बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है? अब ऑप्शन आपके पास सामने हैं, आपको आंसर देना है कि किस आधार पर राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है? कदाचार के आधार पर, या असमर्थता के आधार पर, संविधान का उल्लंघन करने पर, या राज्यपाल की पदच्युत के आधार पर? संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं है, यानी कि राज्यपाल को पदच्युत करने का कोई उल्लेख ही नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास थे, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में देना था। अब यहाँ पे दोस्तों यदि बात करते हैं
तो राज्यपाल को पदच्युत करने का कोई भी संविधान में उल्लेख नहीं है। राइट आंसर होगा हमारा। आगे लॉर्ड मैकाले, इजी क्वेश्चन है दोस्तों। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है, फिर भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, आपको टाइम देना चाहिए। अब ये सारे क्वेश्चन जो है वो टेट में आए हुए हैं। अब टेट एग्जाम, सी टेट का मैंने एक भी नहीं लिया है, ये टेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप अपनी योग्यता को पहचान सकते हैं कि टेट एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हम दोस्तों यहाँ पे सी टेट में आए हुए जो क्वेश्चन है ना, बहुत जब से सी टेट शुरू हुई है तब से हम इन क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। अभी तो यहाँ पे यदि हम बात करें लॉर्ड मैकाले का संबंध है तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से है। लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है और राजा राम मोहन राय भी इसके प्रबल समर्थक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, क्वेश्चन इजी है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। क्या इसका आंसर होना चाहिए, बाढ़ नियंत्रण से है या दुग्ध उत्पादन से है या सिंचाई से है या मृदा संरक्षण से है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो चुका है दोस्तों। अब ऑपरेशन फ्लड की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड का संबंध होता है दोस्तों दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है। टाइम यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया है, आपको फटाफट से आंसर देना है कि संविधान में जो मूल कर्तव्य हमें मिले हैं वो किसकी सिफारिश पर हमें मिले हैं, यानी कि संविधान में शामिल किए गए हैं। करण सिंह, कृपलानी, स्वर्ण सिंह और अशोक मेहता समिति। फटाफट से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है कि मूल अधिकार मूल कर्तव्य, मूल अधिकार नहीं, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट से, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव सेशन को शेयर करते रहिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके आपका और हम नए नए अच्छे लाइव क्वेश्चन सेशन आपके लिए लेकर आते रहें। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि पद्धति कौन सी अपनाई जाती है, वर्गाकार, आयताकार, कंटूर या पूरक। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। कौन सी कृषि पद्धति अपनाई जाती है, वर्गाकार, आयताकार, कंटूर या पूरक। कौन सी कृषि पद्धति अपनाई जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में। टाइम आपका समाप्त हो रहा है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो दोस्तों मृदा अपरदन को रोकने के लिए, है ना, मृदा अपरदन को रोकने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में कंटूर कृषि पद्धति, सीढ़ी नुमा कृषि पद्धति को अपनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था, आपको बताना है कि किसके द्वारा। टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है, आपको बताना है कि एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किन शासकों ने करवाया था। चालुक्य ने, चोरों ने नहीं है, ये चोल है, चोल को चोरों बना दिया, हमारे टाइपिस्ट बड़े कमाल के हैं। पल्लवों ने और राष्ट्रकूट ने। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आपको लिख देना है कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दे दीजिए। टाइम तो आपका समाप्त हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे एलोरा के कैलाश मंदिर की। तो दोस्तों ये एलोरा के कैलाश मंदिर बनवाए थे राष्ट्रकूट शासकों ने। किसी भी क्वेश्चन पर अगर आपको डाउट लगता है तो आप ज्योग्राफी आवर के टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ जाके आप अपनी जो क्वेरी है वो रख सकते हैं। ज्योग्राफी आवर, सिंपल सा ज्योग्राफी टाइप करना है और HOUR टाइप करना है, आपको ग्रुप मिल जाएगा, पब्लिक ग्रुप है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वायु की गति यानी कि वायु की जो स्पीड है वो सामान्यतः जिस यंत्र से हम मापते हैं उसको क्या कहते हैं। टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है, आपको बताना है कि वायु की जो गति है उसकी जो स्पीड है वो हम किस यंत्र से मापते हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। स्पीडोमीटर है, विंडवेन, बैरोमीटर है, एनीमोमीटर है। आप फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि वायु की गति, तो वायु की गति हम मापते हैं एनीमोमीटर से। किससे? एनीमोमीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन ने कौन सी राजधानी निम्नलिखित में से निर्मित की थी। टाइम आपका सीमित ही है, 20 सेकंड आपको मिलते हैं, तो फटाफट से आंसर आपको विद इन टाइम आपको फटाफट से आंसर
कमेंट बॉक्स में लिख देना है। टाइम आपका समाप्त हो रहा है, जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दोस्तों यदि हम बात करते हैं हर्षवर्धन की राजधानी की, तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। ठीक है, ये ध्यान रखना है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, वह देश जहां बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ है। टाइम मैंने शुरू कर दिया है, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बता दो कि बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं है, या यूं कह सकते हो कि बौद्ध धर्म का प्रचार निम्नलिखित में से कहाँ नहीं हुआ है। थाईलैंड में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में या ग्रीस में। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आपको लिख देना है, जल्दी से जल्दी लिख देना है, टाइम आपका सीमित है। कौन सा देश है जो बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ है वहाँ पे? थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ग्रीस। तो दोस्तों ग्रीस जो है, जिसको हम यूनान कहते हैं, तो यूनान में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ, बस इसीलिए वहाँ पे बौद्ध धर्मावलंबी नहीं देखने को मिलते। बाकी थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया में काफ़ी मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि कोई राज्य की जो विधानसभा हो, उस विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य चुने जा सकते हैं? 400, 450, 500, 600। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए कि क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्या है इसका राइट आंसर, कितने सदस्य मैक्सिमम चुने जाते हैं? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ यदि हम आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर होता है हमारा 500। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 500 व्यक्ति हम अधिकतम चुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? टाइम मैंने शुरू कर दिया है साथ ही, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आपको आंसर दे देना है बस, कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है, या यूँ कह सकते हो पहला अधिवेशन है, वो कब हुआ? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 3 जून 1947 या 26 जनवरी 1947। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है, क्या है राइट आंसर? तो राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946। ध्यान रखना है, 9 दिसंबर 1946 को हमारे भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि पद्मावत किसके द्वारा लिखा है? टाइम मैंने शुरू कर दिया है, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि पद्मावत किसने लिखा था, जिस पर पद्मावत मूवी भी बनाई गई है, फिल्म बनाई गई है दीपिका पादुकोण की, है ना? तो बताएं, आंसर दे फटाफट से। राजशेखर, मलिक मोहम्मद जायसी, हरिसेन या विठल दास? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। बावड़ा सा आदमी था ये, इसने पता नहीं क्या कहा, क्या लिख दिया, तोता 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 कर दिया इसने सारा, इधर भी तोता उधर भी तोता, सब जगह तोता, पागल सा था इसने, स्टोरी एकदम बकवासी लिख दी। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है, यहाँ पे टाइम मैंने शुरू कर दिया, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि राजस्थानी जो भाषा है हमारी, जो हम बोलते हैं, ये इसकी उत्पत्ति किस काल से संबंधित मानी जाती है? 12वीं शताब्दी के अंतिम काल में, 12वीं शताब्दी के पूर्व चरण में, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आपको दे देना है कि हमारे यहाँ जो राजस्थानी भाषा है उसकी उत्पत्ति का काल कौन सा है, लगभग काल कौन सा, आपको ये बताना है कि भाषा का विकास, एक्चुअल में हम भाषा का स्पष्ट जो विकास है उसका काल तो नहीं बता सकते, क्योंकि एट द मोमेंट मतलब एग्जैक्ट डेट और डे पर कोई भाषा जन्म नहीं ले सकती है, तो हम उसको शताब्दी ही कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों, 12वीं शताब्दी का जो अंतिम चरण था, इस अंतिम चरण में हमारे भारत में राजस्थानी भाषा का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में हाथी दांत का काम होता है, टाइम मैंने शुरू कर दिया है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि हाथी दांत का काम कहाँ होता है? उदयपुर, जयपुर, मेड़ता, जयपुर मेड़ता, अजमेर, सीकर, चूरू, उदयपुर, मेड़ता, बाड़मेर, जयपुर। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए कि राजस्थान में हाथी दांत का काम कहाँ होता है। जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से, टाइम आपका समाप्त हो चुका है दोस्तों। उदयपुर है, जयपुर है, मेड़ता है, ये हमारे राजस्थान में हाथी दांत वर्क के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थाकना शैली का संबंध किससे है?
अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। बताइए कि थाकना शैली जो है उसका संबंध किससे है? इंडानी नृत्य से, ढोल नृत्य से, शंकरिया नृत्य से या भवाई नृत्य से? कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट से लिख दीजिए कि क्या इसका राइट आंसर है इडानी, ढोल, शंकरिया या भवाई नृत्य। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। तो अब दोस्तों थाकना शैली है वो ढोल नृत्य से संबंधित होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है उसको प्रारंभ कब किया गया था? आपको बताना है आंसर। कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। टाइम मैंने शुरू कर दिया है। आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आजकल तो पीएम मोदी बस पूछो मत, लेकिन आपको ये बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ यदि हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो 22 जनवरी 2015 को ये प्रारंभ हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हर्ष व चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था वो कौन सी नदी पर लड़ा गया था? आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है। टाइम आपका शुरू हो चुका है, फटाफट से आंसर दे देना है। गंगा, गोदावरी, पद्मा, नर्मदा, जल्दी से आंसर दे दो। टाइम आपका सीमित है, टाइम समाप्त हो रहा है। आंसर फटाफट से दे दीजिए, टाइम समाप्त हो चुका है। दोस्तों यदि हम बात करते हैं आंसर की, तो यहाँ पे दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया था वो नर्मदा नदी पर लड़ा गया था। जो भी क्वेश्चन आंसर मतलब जो भी क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर दे रहे हैं उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। आप भी बहुत अच्छे से, जो नहीं दे पा रहे हैं अच्छे से तैयारी कीजिए। कंटिन्यू हमारा लाइव सेशन चलते हुए आज मतलब हो गए हैं, लगभग 20 दिन हो गए हैं, कंटिन्यू हैं। और एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उस प्लेलिस्ट में जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट ज्योग्राफी आवर के चैनल पर मैं डाल रहा हूँ, वहाँ से आप इस कंप्लीट जो लाइव सेशन पहले हो चुके हैं उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध संत को गौरी ने यानी मोहम्मद गौरी ने सुल्तान उल हिंद यानी भारत का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि से विभूषित किया है? कौन है इनमें से? निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख बहाउद्दीन जाकारिया, शेख हमीदुद्दीन नागौरी? क्या आंसर होना चाहिए? सुल्तान उल हिंद कौन कहलाते हैं इनमें से? सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ये हमारे भारत में सूफी मत से संबंधित है सभी के सभी। और दोस्तों यहाँ पे जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, है ना, जिसे राजस्थान का मक्का कहा जाता है, सॉरी मक्का नहीं काबा कहते हैं, राजस्थान का काबा। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मक्का ही कहते हैं, राजस्थान का मक्का, है ना, काबा नहीं, राजस्थान का मक्का। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों पे विचार करना है। जम्मू पहाड़ी कर लो भाई विचार, जम्मू पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी और जास्कर पहाड़ी कर लिया विचार। अब क्वेश्चन क्या है? उपयुक्त युग्म में से किन किन में वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है? तो ऑप्शन देखो, 1 और 2, 1 और 2। जम्मू पहाड़ी में तो होती नहीं है बारिश, तो इसमें मिकिर पहाड़ियाँ मेघालय में होती है। ठीक है, जास्कर पहाड़ियों में भी नहीं होती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ना वो होगा केवल मिकिर पहाड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो बस फटाफट से आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना, राजस्थान में जस्ते का गलाई संयंत्र किस स्थान पर? टाइम मैंने शुरू कर दिया है, फटाफट से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि क्या इसका आंसर होगा कि जस्ता संद्रावक संयंत्र हमारे राजस्थान में कहाँ है। फटाफट से आंसर दे दीजिए कि जस्ता संद्रावक संयंत्र कहाँ है। देबारी, रामपुरा, आगुचा, चंदेरिया, जावर या चंदेरिया? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। टाइम आपका समाप्त होने वाला है, जल्दी से जल्दी आंसर लिख दो। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब पीछे चला गया यार। अब देखो, यदि हम आंसर की बात करते हैं कि जस्ते का गलाई संयंत्र कहाँ स्थित है, तो दोस्तों जस्ते के जो गलाई संयंत्र है ना हमारे राजस्थान में, आप देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। इनमें एक तो है देबारी में, ठीक है, एक है चंदेरिया में, ठीक है, और एक अब वर्तमान में दरीबा में।
इसमें देबारी तो उदयपुर में, चंदेरिया चित्तौड़ में और दरीबा राजसमंद में। अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहाँ होना चाहिए आप देख लो। रामपुरा, गुचा, चंदेरिया, यानी 1 और 3 होना चाहिए है ना, देबारी और चंदेरिया। 1 और 3, डी ऑप्शन राइट होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाए थे? दोस्तों वास्तव में जब आप किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ते 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 जब किसी आप अदर सब्जेक्ट की ओर तरफ जाते हो तो उसमें क्या इंटरेस्ट आने लगता है। मैं ऐसा लगने लगता है कि यार क्या कहानी है, क्या मस्त सी कहानी है। मतलब जैसे हिस्ट्री मैंने देखी, और मतलब उनकी के जो कहानियां है ना, वो स्टोरी है, वो पढ़ पढ़ के मजा सा आ गया। मगर वाह यार, हमारे ज्योग्राफी में तो ऐसा होता ही नहीं है, क्या मस्त मस्त कहानियां हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में तो दूसरे दिन डाटा बदल जाते, पता ही नहीं चलता क्या आंसर होता है। कभी कोणीय दूरी केंद्र से मापते हैं, कभी भूमध्य रेखा से नाप लेते हैं, है ना। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इजी क्वेश्चन था। आप बता दीजिए कि बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? तो छत्रसाल ने करवाया था, है ना। रंग महल किसने निर्मित करवाया था? छत्रसाल ने निर्मित करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केला पानी तीर्थ स्थल हुआ, देखो क्या नाम आता है ना, क्या मस्त मस्त से नाम होता है। केला पानी, केला और पानी, तीर्थ स्थल कहाँ है ये बताना है आपको फटाफट से। बांसवाड़ा में है, बूंदी में है, डूंगरपुर या बारा में है। केला पानी तीर्थ स्थल कहाँ है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। केला पानी, केला पानी, केला पानी। टाइम हो गया, जल्दी से लिख दो, फटाफट से लिख दीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में, क्या होगा आपका आंसर। तो दोस्तों केला पानी जो है ना वो हमें मिलता है बांसवाड़ा में। ठीक है, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बटाडू का कुआं, रेगिस्तान का जल महल भी बोलते हैं इसे। बटाडू का कुआं किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है, फटाफट से आंसर दे दीजिए कि बटाडू का जो कुआं है वो कहाँ है, कौन से जिले में है? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। टाइम आपका समाप्त हो रहा है, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि बटाडू का जो कुआं है वो किस जिले से संबंधित है? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों बटाडू का जो कुआं है वो है बाड़मेर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य की प्रथम लोकतांत्रिक जो सरकार है उसका गठन किस रियासत में किया गया था? टाइम मैंने शुरू कर दिया है, आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि राजस्थान में लोकतांत्रिक सरकार का गठन किस रियासत के द्वारा पहली बार हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शाहपुरा, झालावाड़, मेवाड़ और बांसवाड़ा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए कि क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, शाहपुरा, झालावाड़, मेवाड़ और बांसवाड़ा। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका शाहपुरा जो रियासत है उसने पहली बार लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रामपुरिया हवेली, बहुत ही बढ़िया भाई। रामपुरिया हवेली जो कि मुगल, यूरोप और हिंदू शैली का समन्वय यहाँ देखने को मिलता है, किस जिले से संबंधित है? टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है, आपको बताना है कि रामपुरिया हवेली किस जिले में है। रामपुरिया हवेली किस जिले में है जिसमें इन तीनों शैली, स्थापत्य शैली का नमूना देखने को मिलता है। टाइम समाप्त तो हो रहा है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। कहाँ है ये? बीकानेर है, चूरू है, जैसलमेर है या झुंझुनू में है? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बीकानेर में, ध्यान रखेंगे। ओके, आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। राजस्थान में सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में किस रियासत में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? बहुत इजी और प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। सती प्रथा को राजस्थान में पहली बार किस रियासत के द्वारा अवैध घोषित या गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए, क्या इसका आंसर होगा, क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो बूंदी रियासत है ना उसने इस सती प्रथा पर रोक लगाई थी फर्स्ट टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिग्गी मालपुरा, डिग्गी मालपुरा के राजा, तो डिग्गी मालपुरा के कल्याण जी मंदिर को मुस्लिम धर्मावलंबी भी मानते हैं। आपको ये बताना है कि उन्हें वो किस नाम से पुकारते हैं? पीर मस्तान कहते हैं या श्याम बाबा कहते हैं या कलह पीर कहते हैं या गुलाब कलंदर कहते हैं? तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। डिग्गी मालपुरा को क्या कहते हैं? मुस्लिम धर्मावलंबी। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है श्याम बाबा। वाओ, नाइस नेम।
ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेजर बर्टन 1857 में किस रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जल्दी से आंसर लिख दो, जल्दी से जल्दी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है एकदम से। और दोस्तों एक इतना जल्दी भी मत करना है एग्जाम में कि आपके जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाएं, मतलब क्वेश्चन तो आपको आता हो लेकिन गोला काला जब हम करें तो उस गोला काले करने के चक्कर में हमारा जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाए, ऐसा मत कर देना दोस्तों। तो यहाँ यदि हम बात करेंगे ना मेजर बर्टन, तो वो कोटा के थे पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जयपुर को पिंक सिटी का नाम किस पुस्तक में दिया गया है? दोस्तों देखो क्या प्यारा क्वेश्चन है ना, कितना मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना है आपको, टाइम मैंने शुरू कर दिया है, फटाफट से आंसर दो, नहीं आता है तो तुक्का मारो, ठीक है ठीक है। जयपुर को पिंक सिटी का नाम किस पुस्तक में दिया गया है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? जयपुर को पिंक सिटी का नाम किस पुस्तक में दिया गया है? जल्दी से आंसर लिखिए भाई, जल्दी से आंसर लिख दो, टाइम आपका समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया है ना, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में जयपुर को पिंक सिटी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए हमारे तो क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, तो कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू, जय हिंद।